चलिए, पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हम आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पढ़ा रहे हैं। कल के लेक्चर में हमने आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बहुत अच्छे से समझाया और यह भी समझाया कि इस इंस्टीट्यूशन की इंडिपेंडेंस की इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए, और यदि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है तो किस तरह से ये शासन और प्रशासन को एक सूत्र में बांध करके आगे बढ़ाता है। और एक लोकतांत्रिक देश की यही मांग होती है कि स्टेट वेलफेयर मैनर में बिहेव करे और जो लॉज एंड पॉलिसीज़ हैं उसका रियल बेनिफिट देशवासियों तक पहुँचे। ये उसी का काम करता है। आज हम यूपीएससी की और तकनीकों के बारे में समझेंगे। देखिए, जब हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं तो एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है। मैंने कल ही आपको समझा दिया था, ये ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट करती है, जैसे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS, इंडियन पुलिस सर्विसेज IPS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज IFS। इसके अलावा ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्लास A, क्लास B के लिए भी रिक्रूटमेंट करती हैं, जैसे कि इंडियन रेलवे सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन पोस्टल, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। इसी तरह से यूनियन टेरिटरी की जो पुलिस है, जैसे कि दिल्ली पुलिस में जो DSP लेवल की पोजीशंस हैं वो भी UPSC के द्वारा उसी एग्ज़ाम के थ्रू आती है, जो कि जैसे आप IAS IPS का एग्ज़ाम कहते हैं। तो ये एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है। मेन आस्पेक्ट, इसका मेन रोल रिक्रूटमेंट है, लेकिन ये सिर्फ रिक्रूटमेंट तक ही सीमित नहीं रहती है। इसके बहुत से और रूल्स भी हैं, जैसे कि ये एडवाइजेज भी देती है, तो उसके तहत भी हम चीज़ों को आगे समझेंगे आने वाले समय में। ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि इसे किसी लॉ के द्वारा नहीं बनाया गया है पार्लियामेंट में ला करके, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। अगर ये स्टैट्यूट के द्वारा बनती, लॉ के द्वारा बनती, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी होती। इसे सिंपली सरकार ने, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या उसका छोटा हिस्सा कैबिनेट, उसने किसी रेजोल्यूशन के वाया नहीं बनाया है, यानी कि ये नॉन स्टैट्यूटरी एग्जीक्यूटिव बॉडी भी नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जब संविधान बना तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन थी, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स गिवन है, तो ये एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इसका जो कैरेक्टर है वो बहुत ही इंडिपेंडेंट है। एक ऑटोनॉमस बॉडी की तरह ये बिहेव करती है, क्योंकि इसकी इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ देश की चुनी हुई सरकार है, सरकार 5 बरस के लिए आप चुनते हैं चुनाव के माध्यम से, ये एक चीज़। सरकार जवाबदेह है संसद के प्रति, खास तौर पर लोकसभा के प्रति, अपने किए गए कामकाजों के लिए, जो कि जनता रिप्रेजेंट हो रही है लोकसभा, राज्यसभा, इनमें खास तौर पर लोकसभा में, तो सरकार जनता को आंसरेबल है वाया लोकसभा। ये एक आस्पेक्ट। सरकार निष्पक्ष भावना से काम करे सभी के प्रति, जिन्होंने वोट दिया या जिन्होंने नहीं दिया। सरकार लोकतंत्र की मान्यताओं को, मर्यादाओं को बनाए रखे और किसी तरह की भी धांधलियाँ ना की जाएं, पब्लिक पर्पसेस, पब्लिक ग्रीवेंसेस सर्व किए जाएं। इसके लिए ये प्रयास हमेशा किए जाते हैं कि जो प्रशासन है, उसके जो उच्च अधिकारी हैं, वो संविधान की मान्यताओं की, उन मर्यादाओं की पूर्ति करें, वो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें। पार्टी पॉलिटिक्स को फॉलो करते हुए, लोक लुभावने वायदे करने के बाद जीत करके आने वाले नेता, जिसमें कि बहुत से फैक्टर्स कई बार महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जैसे जातियाँ, धर्म, क्षेत्र, पंथ, लिंग, तो उन लिंग विशेष, जाति विशेष, धर्म विशेष, पंथ विशेष से वो कैंडिडेट बहुत से वायदे कर सकता है जो चुनाव के माध्यम से जीत करके आना चाहता है, और हो सकता है बाद में वो उन लोगों को सर्व भी करना चाहे स्पेसिफिकली, लेकिन संविधान उसे ऐसा करने नहीं देता। एक तो उस पर बहुत सी बाध्यताएं हैं, जो कि जैसे जुडिशरी है, वो ये बात देखती है कि कॉन्स्टिट्यूशन फुलफिल हो पूरी तरह से, कोई भी ऐसे कानून ना बने, कोई भी ऐसी नीतियाँ ना बने। लेकिन फिर भी यदि प्रशासनिक स्तर पर वो जो नेता है या कोई मंत्री है, वो प्रशासनिक स्तर पर कुछ लोगों को फ़ायदा देना चाहे कि अगर उन पर कोई केस पड़ गया उन लोगों पर, या उनकी किसी से लड़ाई झगड़ा मारपीट हो गई, तो चलिए पुलिस को कह दिया कि इनको छोड़ दो, ये हमारे खास आदमी हैं, या किसी के खिलाफ़ फर्जी पर्चा दर्ज करवा दिया। ऐसे बहुत से लाभ होते हैं। किसी को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट दिला दिया, या किसी का कामकाज अच्छा चल रहा है उसे तंग किया, रेट डलवा दी।
इस तरह से प्रशासन का इस्तेमाल एक वेपन के तौर पर नेतागण ना कर जाएं, अपने समर्थकों को लुभाने के लिए या फिर कई बार अपने विरोधियों को तबाह करने के लिए, इसके लिए प्रशासन को भी, जो प्रशासन के उच्च अधिकारी हैं, उन्हें बड़ी स्वायत्तता के साथ संविधान ने स्थापित किया है। तो बहुत हाई लेवल ऑटोनॉमी प्रोवाइड की है ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स फुलफिल होते रहें। इसलिए यूपीएससी जो उन अधिकारियों का रिक्रूटमेंट करता है उसका भी ऑटोनॉमस और इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए इसे ऑटोनॉमस रखा गया है, इंडिपेंडेंट रखा गया है। इसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 14 के तहत आर्टिकल 315 टू 323 आता है। पहले हम सारे प्रोविज़न करेंगे, वो कोई ना कोई आर्टिकल ही होगा। आर्टिकल 315, 16, 17, 18, चैप्टर के एंड में हम आर्टिकल एक बार पढ़ लेंगे। पहले हम प्रोविजंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो आर्टिकल 315 टू 323 पार्ट 14 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जिक्र आता है। इसकी यदि मैं कॉम्पोजिशन की बात करूं कि ये कितने सदस्यों से बनता है, किन से बनता है, तो कॉम्पोजिशन में अगर हम देखें तो एक चेयरमैन है इसमें, जो एक नेम है पोजीशन का, दैट इज़ चेयरमैन, और बाकी मेंबर्स हुआ करते हैं, चेयरमैन एंड मेंबर्स। ये पहली चीज़। इस समय में कुल संख्या 10 है, एक चेयरमैन और बाकी मेंबर, तो 9 + 1 दैट इज़ 10। ये एक चीज़। तो चेयरमैन और अदर मेंबर्स होते हैं। सवाल ये आता है कि इनको अपॉइंट कौन करता है, तो इस बात को ध्यान में रखना है कि इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी का अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी का अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट द्वारा होता है। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट की बात जब करें तो क्या प्रेसिडेंट अपनी स्वेच्छा से इनकी नियुक्ति करता होगा? ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट यहाँ पर सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से बाउंड है। तो कैबिनेट जिसके नाम पर मुहर लगाती होगी, सीधे तौर पर आप कह दीजिए प्रधानमंत्री जिसके नाम पर मुहर लगाते होंगे, वही मेंबर बनते होंगे और वही चेयरमैन बनते होंगे। और राष्ट्रपति को वो नेम दे दिया जाता है, एक सील्ड वारंट होता है, राष्ट्रपति उस नेम को कंसिडर करके उस पर्सन को अपॉइंट कर देते हैं, चेयरमैन या फिर मेंबर। तो दोनों की ही नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, इस बात का ख्याल रखना है। ये यहाँ पर मैंने लिखा भी है, चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि यूपीएससी की चेयरमैन और मेंबर्स की अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनका अपॉइंटमेंट करते हैं। कितनी स्ट्रेंथ होती है एक यूपीएससी जो कमीशन है, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? तो स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट गिवन, स्ट्रेंथ ऑफ द यूपीएससी इज नॉट गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन। कितने मेंबर होंगे, 4, 6, 8, 10, ऐसा कुछ भी नंबर कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन नहीं था। समय दर समय देश के सामने अलग अलग चुनौतियां आने वाली थी, जनसंख्या कभी बढ़ने वाली थी, प्रशासन की आवश्यकताएं और भी परिवर्तित होने वाली थी। इसके मुताबिक किस स्तर पर जाकर नियुक्तियां करनी है, किस तरह से देश की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को बैलेंस बना करके रखना है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने ये डिसाइड किया कि किसी भी तरह की स्ट्रेंथ मेंशन ना की जाए, रिजिड ना बनाया जाए, फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाए। जितनी नीड होगी समय समय पर, जो चुनौतियाँ होंगी उसके मुताबिक उतनी स्ट्रेंथ हो जाएगी। ये प्रबंध यहाँ पर किया गया। तो ये एक चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो कमीशन है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो मेंशन नहीं है। तो कमीशन की स्ट्रेंथ कितनी होगी ये कौन तय करेगा? इट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन है कि वो डिसाइड करें कि कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्पोजिशन जो है, जो कमीशन है उसकी कितनी स्ट्रेंथ होगी। और ये प्रेसिडेंट किसके बेसिस पर निर्धारित करते हैं? 1969 का यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रेगुलेशन है। 1969 का यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का रेगुलेशन है। उस रेगुलेशन के बेसिस पर ही सर्विस कंडीशंस, टेन्योर और जो स्ट्रेंथ है वो मेंशन है। तो इसलिए जो डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट है, वो डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट यहाँ पर यही है कि जो रेगुलेशन है 1969 का, उसके बेसिस पर स्ट्रेंथ डिसाइड होती है। और वो यूजुअली 9 से 11 रहते हैं, इंक्लूडिंग द चेयरमैन। 9 to 11 मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरमैन। अगर 10 मेंबर होंगे तो एक चेयरमैन, तो 11 की संख्या पूरी हो गई। अगर 9 मेंबर होंगे तो एक चेयरमैन, तो 10 हो जाएंगे। तो 9 to 11 के बीच में ये वेरी करता रहता है।
ध्यान रखें, कॉन्स्टिट्यूशन में स्ट्रेंथ के बारे में ज़िक्र नहीं है, ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन है। प्रेसिडेंट अपनी इस डिस्क्रिशन का यूज़ करते हैं 1969 की रेगुलेशन के बेसिस पे, और उसके तहत 9 से 11 सदस्य यूजुअली रहते हैं। अब आती है कि जो मेंबर और चेयरमैन हैं उनके लिए कोई क्वालिफ़िकेशन बताई गई है क्या? कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं बताई गई है, नो क्वालिफ़िकेशन, ना मेंबर के लिए ना चेयरमैन के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत से प्रावधान हैं जहाँ पर कई बार मिनिमम एज नहीं बताई जाती, क्वालिफ़िकेशंस नहीं बताई जाती, कई बार एलिजिबिलिटीज़ भी नहीं क्लियरली बताई जाती। समय दर समय वो चीज़ें तय होती हैं। संविधान ने इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटीज़ रखी हैं कि जितना लोकतंत्र मैच्योर होगा और उस समय में देश के सामने जो चुनौतियाँ होंगी उससे देश कैसे उभरना चाहता है ये देश तय करे, इसके लिए उन प्रावधानों को फ्लेक्सिबल रखा गया है। तो यहाँ पर कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है, सिर्फ एक शर्त है कि जो हाफ ऑफ द मेंबर हों, जैसे कि मान लीजिए कि 10 हैं इंक्लूडिंग द चेयरमैन, 9 मेंबर 1 चेयरमैन, इसका जो हाफ हो 5, तो जो हाफ ऑफ द मेंबर्स हों कमीशन के, वो कम से कम 10 बरस तक या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम कर चुके हों, 10 बरस तक काम कर चुके हों। 10 बरस किसी ऑफिसर के या किसी के पूरे हो गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, अभी वो 11th ईयर में रनिंग है तो वो एलिजिबल है। किसी ने काम किया है, वो रिटायर्ड हो गया है, लेकिन हाँ 10 साल की उसकी सर्विस थी तो वो एलिजिबल है। तो इस तरह से, इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट के अंडर भी तो 10 बरस की सर्विस होनी चाहिए। तो कोई एक क्वालिफ़िकेशन नहीं है एक्सेप्ट दिस क्वालिफ़िकेशन। ओनली क्वालिफ़िकेशन इज़ दैट 1/2 ऑफ द मेंबर्स शुड बी सच पर्सन्स हु हैव हेल्ड ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर और स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर कोई ख़ास झुकाव ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ नहीं दिया गया। आपने 10 बरस तक स्टेट गवर्नमेंट के अंडर भी काम किया है तो भी आपकी नियुक्ति हो जाएगी, 10 बरस वहाँ भी लगाने, क्योंकि यूनियन को रिप्रेजेंट करता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और जब हम यूनियन शब्द की बात करते हैं तो इंडिया यूनियन ऑफ द स्टेट्स है। आप किसी ना किसी चीज़ की ही यूनियन होंगे तो यूनियन ऑफ द स्टेट्स है। इसी के तहत जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं वो ऑल इंडिया सर्विसेज यूनियन कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं। आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईएफएस हैं, उन्हें वर्क स्टेट में जाके करना होता है। रिक्रूटमेंट चाहे एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी कर रही है जो कि यूपीएससी है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट में भी अगर आपको अनुभव है तो भी आप उस पोजीशन के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा कोई एलिजिबिलिटी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर नहीं रखी गई है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। तो यहाँ पर भी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। जो इस समय के मौजूदा चेयरमैन हैं वो प्रोफेसर हैं इनफैक्ट। तो अगर आप कॉम्पोजिशन देखेंगे इस बार का तो कुछ एकेडमिशियन होंगे, कुछ प्रोफेसर हैं, कुछ आईएएस हैं, कुछ आईपीएस होंगे और कुछ जैसे कि एयर चीफ मार्शल, इस तरह से कुछ डिफेंस से हैं, कुछ सिविल सर्विसेज से हैं, कुछ एकेडमिक्स से हैं। मिला जुला कॉम्पोजिशन रहता है यूपीएससी का, वो जो पैनल है, कमीशन का जो पैनल है। अगला है सर्विस कंडीशन। तो कंडीशन ऑफ सर्विसेज लिखना था तो यहाँ पर सर्विस ऑफ कंडीशन लिख दिया। सर्विस कंडीशन, जो सर्विसेज है उसकी कंडीशन, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन नहीं है, मैंने बताया 1969 के उसी रेगुलेशन के द्वारा डिसाइडेड हैं। तो सर्विस कंडीशंस अगर संविधान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये सारे काम संविधान ने राष्ट्रपति के जिम्मे दे दिए, और फिर राष्ट्रपति के जिम्मे जब दे दिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि सेंट्रल कैबिनेट ने एक रेगुलेशन इशू कर दिया, जो कि डेफिनेटली राष्ट्रपति के नाम पे ही वो रेगुलेशन इशू हुआ होगा। तो राष्ट्रपति ने अपना काम फुलफ़िल कर दिया, क्योंकि जहाँ संविधान राष्ट्रपति को ये जिम्मेदारी दे रहा है कि वो ये तय करें कि कितनी स्ट्रेंथ हो, वो ये तय करें कि सर्विस कंडीशन क्या हो, वहीं उसी संविधान में लिखा है कि राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडेड एडवाइस से चलेंगे, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो फिर सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एक रेगुलेशन तैयार कर दिया 1969 का, जो कि राष्ट्रपति के नाम पे ही प्रभावी होगा। उस रेगुलेशन के तहत ही सब मेंशन है, तो सर्विस कंडीशन भी उसमें मेंशन है। लेकिन संविधान ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट ही सर्विस कंडीशन डिटरमिन करते हैं, तो प्रेसिडेंट ने वो कर ली 1969 के रेगुलेशन के तहत। तो ये बात याद रखनी है कि सर्विस कंडीशंस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि सर्विस कंडीशन प्रेसिडेंट डिटरमिन करेगा। बट इसका मतलब ये भी नहीं है, हम आगे जाकर के जब हम इसकी इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि प्रेसिडेंट उन सर्विस कंडीशन को डिटरमिन कर रहे हैं
तो सर्विस कंडीशन किसी भी एम्प्लॉय की वर्किंग टेन्योर के दौरान उसकी डिसएडवांटेज में बदली जा सकती है। ऐसा नहीं हो सकता। एक बार सर्विस कंडीशन, जिस सर्विस कंडीशन पे वो पर्सन अपॉइंट हुआ है, अपने ऑफिस रिलिंक्विश तक या ऑफिस वेकेंट करने तक वो उसी सर्विस कंडीशन पे रहेगा। ये कमीशन की इंडिपेंडेंस को दर्शाता है। तो सर्विस कंडीशन डिटरमिन की जाती हैं बाय द प्रेसिडेंट। ये सारे MCQs आते हैं, इस बात का ध्यान रखें। सर्विस कंडीशन भी प्रेसिडेंट पर इसीलिए ज़िम्मा दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर भी रिजिड नहीं रहना चाहता था। टेन्योर कितने समय के लिए होंगे चेयरमैन और मेंबर? तो चेयरमैन और मेंबर दोनों ही 6 बरस के लिए होंगे या 65 ईयर ऑफ एज, दोनों में से जो भी जल्दी हो जाए। जैसे सपोज़ कीजिए कि कोई 59 ईयर का है, तो वो या तो चेयरमैन या मेंबर बन गया है, तो 65 ईयर तक उसे 6 साल भी पूरे हो रहे हैं और 65 ईयर वाली कंडीशन भी हो रही है। तो फिर ये तो 65 ईयर में आके 6 साल पूरे करके या 65 साल वाली कंडीशन दोनों ही लागू हो रही है, ये रिटायर कर जाएगा। लेकिन अगर कोई 58 में हो रहा है तो 64 में उसके 6 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन 65 एज होने में अभी 1 ईयर है, कोई बात नहीं, क्योंकि 6 साल पहले पूरे हो गए तो वो चला जाएगा। इसी तरह से अगर कोई 62 ईयर में अपॉइंट हो रहा है और उसे 3 साल में ही 65 ईयर हो गए, तो हम ये वेट नहीं करेंगे कि उसके पूरे 6 साल पूरे होने दो, नहीं, 65 ईयर का वो पहले हो गया है इसलिए उसे हम रिटायर करा देंगे, 3 साल अभी बाकी थे, कोई बात नहीं। या तो 65 बरस का हो जाए कोई, या 6 साल पूरे कर ले, दोनों में से जो भी पहले आ जाएगा तब रिटायर हो जाएंगे। ये क्लियर कट। सो टेन्योर चेयरमैन का और मेंबर का 6 ईयर्स और 65 ईयर ऑफ एज, विच एवर इज़ अर्लियर, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। अब क्या जब एक बार ये भर्ती हो गए, अपॉइंटमेंट हो गए, उसके पहले भी ये हट सकते हैं क्या? हाँ, पहला तो इन्हीं को आज़ादी है और वो रेजिग्नेशन है, अपना इस्तीफ़ा दे सकते हैं। चेयरमैन और मेंबर दोनों ही किसी भी दौरान अपनी सर्विसेज में किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। तो मेंबर्स का और चेयरमैन का रेजिग्नेशन सीधा प्रेसिडेंट को जाएगा। ऐसा नहीं है कि मेंबर का रेजिग्नेशन चेयरमैन को जाए, नहीं, दोनों का राष्ट्रपति को जाएगा। दोनों की अपॉइंटिंग अथॉरिटी राष्ट्रपति है। पैनल की इंडिपेंडेंस को बनाए रखने के लिए ही ये प्रावधान रखे गए हैं कि चेयरमैन को कोई अलग से सुपीरियर पोजीशन नहीं दी गई है एज़ कम्पेयर टू द पैनल। मेंबर्स और चेयरमैन दोनों बराबर हैं एक तरह से, और चेयरमैन जो है वो एक लेवल पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं कि जो मीटिंग कंडक्ट होगी वो उसे चेयर करेंगे। तो यहाँ पर रेजिग्नेशन एनी टाइम दे सकते हैं ये टू द प्रेसिडेंट। कौन? मेंबर और चेयरमैन दोनों, किसी भी समय में। दूसरा, क्या इन्हें हटाया भी जा सकता है? इन्हें रिमूव भी किया जा सकता है, बिल्कुल। इनकी सर्विस पूरी होने से पहले इन्हें रिमूव भी किया जा सकता है। कौन रिमूव करेगा? प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है तो प्रेसिडेंट ही रिमूव करेंगे। लेकिन क्या ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे हैं? क्योंकि प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया था, तो क्या ये उनके प्लेजर पे काम करेंगे? जब प्रेसिडेंट चाहेंगे तब हटा देंगे? ऐसा नहीं है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं और वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ही होते हैं। प्रेसिडेंट जब चाहें उन्हें हटा देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यूपीएससी के मेंबर और चेयरमैन प्रेसिडेंट ने तो अपॉइंट किए हैं। प्रेसिडेंट उनका टेन्योर पूरा होने से पहले उन्हें हटा भी सकते हैं, लेकिन अपनी डिस्क्रिशन से नहीं, अपनी स्वेच्छा, अपनी इच्छा से नहीं। तो ये मेंबर और चेयरमैन प्रेसिडेंट के प्रसाद पे निर्भर नहीं है, उनके प्लेजर पे नहीं है। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि प्रेसिडेंट जब इन्हें इनका टेन्योर ख़त्म होने से पहले यदि हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो वो उसी मैनर में कर सकते हैं जो मैनर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ से भी कॉन्स्टिट्यूशन चेयरमैन और मेंबर्स को इंडिपेंडेंस देता है। वो उन्हें राष्ट्रपति या सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अधीन नहीं बना रहा। वो यदि उन मैनर्स, जिन मैनर्स के तहत इन्हें हटाने की शर्तें बताई गई हैं, उन शर्तों को फुलफ़िल नहीं कर रहा अगर कोई मेंबर या कोई चेयरमैन, तो फिर उन्हें हटाया नहीं जा सकता। अपनी ड्यूटी करते रहें सही सलामत रह के, कोई नहीं हटा सकता। तो उन्हीं मैनर्स में प्रेसिडेंट, मेंबर और चेयरमैन को हटा सकते हैं जो मैनर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ये एक बात है। सो रिमूवल हो सकता है बिल्कुल बाय द प्रेसिडेंट। कैसे? मैनर प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उसी मैनर में। आगे, क्या एक्टिंग चेयरमैन जैसी कोई शब्दावली होती है? बिल्कुल होती है। ये भी प्रेसिडेंट को शक्ति है कि वो जो मेंबर अवेलेबल हैं पैनल के अंदर, उनमें से किसी को भी एक्टिंग चेयरमैन बना सकते हैं। ये 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963 में जोड़ा गया कि किसी भी मेंबर को, एग्जिस्टिंग मेंबर को प्रेसिडेंट एक्टिंग चेयरमैन बना सकते हैं।
दो कंडीशन में ये हो सकता है। कब ज़रूरत पड़ेगी एक्टिंग चेयरमैन की? एक तो मेन चेयरमैन है जो चेयरमैन ही है, लेकिन कोई मेंबर जो चेयरमैन की तरह एक्ट कर रहा है। इसके कारण दो हो सकते हैं। एक तो ये है कि चेयरमैन का दफ्तर खाली हो गया, ऑफिस वेकेंट हो गया, या तो उनका रेजिग्नेशन हो गया होगा या उन्हें किसी कारण से रिमूव कर दिया गया होगा, और या उनका रिटायरमेंट ही हो गया और अभी दूसरे चेयरमैन आए नहीं तो खाली पड़ा है दफ्तर, तो किसी मेंबर को एक्टिंग चेयरमैन बना दिया जा सकता है। और या जो मौजूदा चेयरमैन हैं वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, या तो वो एब्सेंट है ड्यूटी से, या तो वो एब्सेंट है या कोई और रीज़न है, वो ड्यूटीज़ अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, विदेश गए हुए हैं किसी काम से या बीमार हैं, कोई भी रीज़न है, उन्हें कोई और जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो इसी तरह से प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ द यूपीएससी एज एन एक्टिंग चेयरमैन अगर दो सर्कमस्टांसेस होते हैं। तो पहला, ऑफिस ऑफ द चेयरमैन फॉल्स वैकेंट, अगर चेयरमैन का ऑफिस वैकेंट होता है तो, और दूसरा, चेयरमैन इज़ अनेबल टू परफॉर्म हिज फंक्शन, और मैंने बताया कि या तो वो एब्सेंट है या कोई अदरवाइज रीज़न है, वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में कोई मेंबर एक्टिंग चेयरमैन हो जाएगा। वो मेंबर एक्टिंग चेयरमैन के तौर पर तब तक चेयरमैन की ड्यूटीज़ फुलफ़िल करेगा जब तक या तो कोई नया पर्सन चेयरमैन की पोजीशन पर ना आ जाए, और या जो चेयरमैन था वो अपनी ड्यूटीज़ रिज्यूम ना कर ले। तब तक जो मेंबर एक्टिंग चेयरमैन बना है वो चेयरमैन की ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करेगा, और जिस भी समय में चेयरमैन हटते हैं या रिमूव होते हैं, रिज़ाइन कर देते हैं, उस समय में जो नया चेयरमैन आएगा वो अपने फुल टर्म के लिए आएगा, 65 ईयर एज या 6 ईयर के लिए। ऐसा नहीं है कि जो पुराने चेयरमैन का टर्म बैलेंस बचा था उतने ही समय के लिए नया चेयरमैन भर्ती होगा, ऐसा नहीं है। फुल टाइम के लिए आएगा, या तो 65 साल की उम्र या 6 साल का टेन्योर जो भी अर्ली होगा वो उसको फुलफ़िल करके जाएगा। आई बात समझ में? इसके अलावा अब जब हम रिमूवल की तरफ जाते हैं तो रिमूवल के 4 मुख्य ग्राउंड हैं। 3 ग्राउंड में प्रेसिडेंट की चलती है, 1 ग्राउंड है मिसबिहेवियर का, उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी इन्वॉल्वमेंट है। हम उस पर अभी आएंगे, पहले हम इनको समझ लें। रिमूवल कौन रिमूव कर सकता है? प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है तो चेयरमैन और मेंबर को प्रेसिडेंट ही रिमूव कर देते हैं, लेकिन मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन में मैनर गिवन है। तो पहला तो अगर वो जो पर्सन अपॉइंटेड है चेयरमैन या मेंबर, ही या शी कोई भी है, इफ़ ही इज़ एडजस्ड एंड इंसॉल्वेंट, एडजस्ड माने घोषित, इंसॉल्वेंट माने दिवालिया। अगर वो एक घोषित दिवालिया हैं, यानी कि कोई कंपनी है, कोई कॉरपोरेशन है, कहीं पर भी पैसा लगा रखा है, पैसा डुबा दिया, सिर पर कर्जा चढ़ा हुआ है, कोई बैंक का लोन लिया हुआ है, लाइबिलिटीज़ हैं, दिवालिया निकल गया, बैंक करप्ट है, तो ऐसे अगर कोई बैंक करप्ट हो जाता है तो फिर उसे रिमूव कर दिया जाएगा चेयरमैन या मेंबर के पद से, क्योंकि जो खुद ही बैंक करप्ट है वो इतनी हाई इंटीग्रिटी वाली इंस्टीट्यूशन यूपीएससी के मेंबर के तौर पर जब काम करेगा, नेचुरली वो अपनी परिस्थितियों को सुधारने के लिए संस्था का इस्तेमाल लेगा, पहली बात। दूसरी बात, वो मॉरल ग्राउंड ही लूज़ कर चुका है उस इंस्टीट्यूशन में बैठने के, क्योंकि इंस्टीट्यूशन इस तरह की बैड प्रैक्टिसेस को प्रमोट नहीं करती। क्योंकि अगर कोई बैंकरप्ट है तो वो कंट्री के लॉज के अकॉर्डिंग बैंकरप्ट है, मतलब उसने कुछ विधि विधानों की अवहेलना की है तभी वो बैंकरप्ट हुआ। उसने समय पर अपना लोन नहीं दिया, या फिर किसी कंपनी के साथ उसकी देनदारी थी, कोई कॉन्ट्रैक्ट था, उसने ब्रेच किया। ऐसा पर्सन मॉरल ग्राउंड और लीगल ग्राउंड नहीं रखता किसी इंस्टीट्यूशन में कोई पोजीशन होल्ड करने लायक, तो इसलिए उसे यहाँ से चेयरमैन या मेंबर के तौर पर बर्खास्त कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, अगर वो दिवालिया घोषित है तो। दूसरा है, अगर वो अपनी सर्विसेज के दौरान अपने दफ्तर में रहते हुए अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते समय, या तो मेंबर के तौर पर या चेयरमैन के तौर पर, इस ड्यूटी से बाहर भी, इस यूपीएससी के मेंबर या चेयरमैन की पोजीशन के बाहर भी कहीं और किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में लगा हुआ है, किसी कॉलेज, किसी इंस्टीट्यूशन में कोच के तौर पर, लेक्चरर के तौर पर पढ़ा लिखा रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, या किसी कंपनी के डायरेक्टर बन के बैठे हुए हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, अगर किसी और पेड एम्प्लॉयमेंट में हैं तो भी ये माना जाएगा कि इंस्टीट्यूट की इंटीग्रिटी अब इंटैक्ट नहीं रह पाएगी, क्योंकि पर्सन के जो इंटरेस्ट हैं वो डाइवर्ट हो जाएंगे। जिन लोगों ने भी उसे अपॉइंट किया है या पे कर रहे हैं, वो किसी भी तरह से यूपीएससी नाम के इस हाईली प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन की प्रेस्टीज को, डिग्निटी को, इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करवा सकते हैं इस पर्सन को पैसों का लाभ दे करके। तो दिस इज़ नॉट करेक्ट, तो ये नहीं हो सकता।
पहली बात तो वो जिस क्षेत्र में थे, जिस दफ्तर में थे, उनकी डेडिकेशन उसी के प्रति होनी चाहिए। और दूसरा, ये संस्था की मर्यादाओं को भी विपरीत है, उसकी जो इमेज है उसे डिटेरियोरेट करती है चीज़। इसलिए पेड एम्प्लॉयमेंट अगर आउटसाइड द ड्यूटीज़ ऑफ हिज ऑफिस है तो बर्खास्त कर दिए जाएंगे, रिमूव कर दिए जाएंगे। और तीसरा, प्रेसिडेंट की ओपिनियन में अगर वो पर्सन अनफिट है ड्यू टू इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, प्रेसिडेंट को लगता है कि वो अपनी ड्यूटीज़ फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं, ऐसा प्रेसिडेंट की ओपिनियन है, क्योंकि मति भ्रष्ट हो गई है या शारीरिक रूप से कई बारी कोई समस्याएं आ जाती हैं, आप क्षीण पड़ जाते हैं, कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई भी आपके साथ मिसहैपनिंग हो जाती है, कुछ भी है, तो जिसकी वजह से अब आप उस दफ्तर की जो जिम्मेदारियां हैं वो निभा नहीं पा रहे हैं, तो या तो इन्फर्मिटी ऑफ माइंड हो गया, दिमाग ठीक नहीं है, मति भ्रष्ट हो गई, या जिसे हम कह सकते हैं कि आपकी कॉग्निटिव स्ट्रेंथ वो नहीं रही, पागल हो चुके हैं, या शारीरिक तौर पर क्षीण पड़ चुके हैं। तो अगर ये नज़र आता है और प्रेसिडेंट के ओपिनियन में ये है तो फिर आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो अगर आप दिवालिया घोषित कर दिए गए हैं या कहीं और से भी पैसा कमा रहे हैं, कहीं और भी कामकाज में लगे हुए हैं ड्यूटी के साथ साथ, या आप की मति भ्रष्ट हो गई है, शारीरिक रूप से क्षीण पड़ चुके हैं, इन परिस्थितियों में आपको रिमूव किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर तो किसने कर दिया? प्रेसिडेंट ने। प्रेसिडेंट को ही यहाँ पर शक्तियाँ हैं कि वो ये कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी में। लेकिन चौथा एक और ग्राउंड है, मिसबिहेवियर का ग्राउंड। उस ग्राउंड में प्रेसिडेंट जब रिमूव करते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट की एंट्री होती है मिसबिहेवियर वाले रिमूवल में। देखिए, मिसबिहेवियर के केस में क्या होता है कि मिसबिहेवियर के केस में भी प्रेसिडेंट ही रिमूव करेंगे एक मेंबर या चेयरमैन को। लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट पे कुछ बाउंडेशंस हैं, कुछ मैंडेट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से। वो क्या हैं? प्रेसिडेंट को वो मैटर सुप्रीम कोर्ट को रेफ़र करना होगा। सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा, जो कॉज है उस रिमूवल का, यानी कि मिसबिहेवियर, अगर वो कॉज इस्टेब्लिश्ड होता है, ये इस्टेब्लिश होता है कि मिसबिहेवियर हुआ है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपनी एडवाइस देगा, उस एडवाइस के अकॉर्डिंग वो पर्सन रिमूव हो जाएगा और प्रेसिडेंट पर ये एडवाइस बाउंड है। याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास जब वो मैटर रेफ़र होता है, सुप्रीम कोर्ट जब अपनी एडवाइस टेंडर करता है, वो एडवाइस बाउंड है। अगर वो बाउंड ना होती तो फिर ये शीयर केस ऑफ करप्शन होता कि इंक्वायरी हुई, उसमें कॉज ऑफ रिमूवल पाया गया कि हाँ मिसबिहेवियर था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया, जज अपना रिकमेंडेशन दिया, उसके बावजूद भी प्रेसिडेंट ने उसे नहीं माना। तो क्या रीज़न है, क्यों नहीं माना, क्या ले दे करके सेटिंग की? तो इस तरह से इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी ख़त्म नहीं की जा सकती, इसलिए फिर ये बाइंड है, प्रेसिडेंट के ऊपर ये बाइंड है, फिर वो पर्सन रिमूव होगा। जब तक वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में इंक्वायरी चल रही है, अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आया, तब तक के लिए आपने मैटर रेफ़र कर दिया, प्रेसिडेंट ने मैटर रेफ़र कर दिया सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट में अभी इंक्वायरी चल रही है, मैटर लंबित है। उतने समय तक के लिए, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ना आ जाए, प्रेसिडेंट के पास ये शक्ति है कि वो चेयरमैन या मेंबर को सस्पेंड कर सकता है, तो सस्पेंड कर सकते हैं। सो द प्रेसिडेंट हैज़ टू रेफ़र द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस यहाँ बाइंडिंग है, जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आता, प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकते हैं चेयरमैन या मेंबर को। ये मिसबिहेवियर क्या है? यहाँ पर गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर क्या है? भारत सरकार या राज्य की किसी भी सरकार के द्वारा किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट, अगर यूपीएससी का कोई मेंबर या चेयरमैन उस कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट से किसी भी तरह से कंसर्न्ड है या उसमें इंटरेस्टेड है तो, और या फिर वो जो कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट था उससे जो भी प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट में किसी भी तरह का आपका कोई इंटरेस्ट या कंसर्न है, आपका कोई शेयर है, कुछ भी, तो अब वो मिसबिहेवियर माना जाएगा। सिंपल सा एस्पेक्ट है, आपको अपनी जॉब अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बिहेव करना है, जो भी वो आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फंक्शंस और ड्यूटीज़ डिमांड करती है, आपको वो फुलफ़िल करनी है। उसके बाहर जा कर के आप जो भी बिहेव कर रहे हैं वो फिर मिसबिहेव है। आपकी एक एम्प्लॉयमेंट है, उसको फुलफ़िल करिए, उसके बदले में आपके रेम्यूनरेशंस हैं, यानी कि आपकी सैलरी है।